नमस्कार साथियों, लीवंस अकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं झारखंड के कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपके साथ में बातचीत करने वाला हूं। और आज के इस कड़ी में चलिए हम लोग देखते हैं टाना भगत आंदोलन। यह झारखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और साथ ही जो इतिहास विषय पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया है। तो चलिए हम आज देखते हैं इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की। इसकी शुरुआत जतरा उरांव ने की। ये शुरू में जतरा उरांव कहलाते थे, बाद में इसी को जतरा भगत भी कहा गया। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं टाना भगत आंदोलन। तो सबसे पहले आपके कॉम्पिटिशन में कभी कभी पूछता है कि इस टाना का क्या अर्थ होता है। तो टाना का जो अर्थ है वो होता है खींचना या टानना। वास्तव में यह कुड़ुख शब्द से लिया गया है। कभी कभी कुड़ुख लोग किसी चीज़ को खींचते हैं तो वे लोग टाना ऐसा करके शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसी से ये लिया गया है शब्द है। तो चलिए हम बहुत ही संक्षेप में इनके परिचय को पहले देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जतरा उरांव का जन्म जो हुआ था वह हुआ था चिंगरी नवाटोली में, जो कि बिशुनपुर प्रखंड में स्थित है और यह गुमला जिले में स्थित है। इनकी माता का नाम लिवरी भगत। लीवर बहुत ही बोलचाल वाली भाषा है, इससे आपको याद कर सकते हैं। उनके पिता थे कोहरा भगत। ये कोहरा भी कुहासा कोहरा ऐसा करके आप लोग याद कर सकते हैं। और उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत। साधारणतः जो ट्राइबल्स थे पहले दिन के हिसाब से नाम रखते थे, तो बुधनी निश्चित रूप से बुधवार से लिया गया है, तो ऐसा करके आप लोग इसके नाम को याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई। 1914 आप लोग याद करेंगे होंगे, विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो टाना भगत आंदोलन से पहले भी कई जनजातीय लोगों के नेतृत्व में आंदोलन चला था, जैसे कि बिरसा आंदोलन चला था 1900 ईस्वी में। उसके करीब 13 साल के बाद में ये आंदोलन चला था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में जुड़ जाता है। तो बहुत ही संक्षेप में मैं स्टोरी बताना चाहूँगा कि ये जो जतरा उरांव थे वे शुरू में एक व्यक्ति थे तुरिया करके। तो इनके पास में वे जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या ले रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो तंत्र मंत्र विद्या जब वे ग्रहण कर रहे थे, उसके बाद में जब ये रात में लौट रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि उसको धर्मेश का दर्शन हुआ। और धर्मेश आप लोगों को पता होगा कि ये उरांव जाति, जो मतलब कि मूल रूप से उरांव जाति के हैं, वे इनको सबसे प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इनका दर्शन हुआ और इन्होंने
जतरा उरांव को कहा कि या तो उनके दर्शन में ये मिला कि आप जादू टोना सीखना बंद कर दो, क्योंकि ये जो उरांव लोग थे शुरू से ही कई तरह के अंधविश्वासों में ये लोग पढ़े हुए थे, कई तरह के जादू टोना इत्यादि पर ये लोग यकीन करते थे। तो और यहाँ पर वे लोग सीख भी रहे थे। तो इसलिए धर्मेश का दर्शन होता है कि आप जादू टोना सीखना बंद कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि आप मांस मछली का सेवन मत कीजिए। और इन्हें दर्शन में मिला कि आप जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें पशुओं को शामिल मत कीजिए, विशेष करके जो बैल है, अर्थात कि हल जोतना। और इसके अलावा कई तरह के जो अंधविश्वास थे उसको ना करने का दर्शन मिला। और इसके बदले में उन्होंने कहा, या तो इनको जो शिक्षा मिली कि आपके नेतृत्व में हम उरांव राज्य का स्थापना करना चाहते हैं। और ये जो कर देते थे जमींदारों को, कर को भी ना देने की बात कही। धर्म से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तुरंत ही ये जो जतरा उरांव थे उन्होंने वहाँ के लोगों को दीक्षित करना शुरू किया, क्योंकि 1914 भले ही आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के जो जनजातीय समूह थे वे अभी भी जादू टोना में यकीन करते थे। मतलब अंधविश्वासी थे, हम कह सकते हैं, धर्मभीरु थे। इनका जीवन जो था वो धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और ये लोग जो थे अंग्रेज़ों से परेशान थे, अंग्रेज़ों के शासन से। और ये अंग्रेज उस समय भी मतलब सीधे तौर पर टैक्स की वसूली नहीं करते थे। कई जमींदारों को इन्होंने लगाया था, तो ये जमींदारों से भी परेशान थे। और अंग्रेज़ों के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन इत्यादि था, न्याय व्यवस्था इत्यादि था, तो उसमें भी उनको शोषण का शिकार होना पड़ता था। और एक बहुत बड़ा जो घटना है उसको भी आप लोगों को जानना है, और वह यह है कि ये जो घटना आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है गुमला प्रखंड में हो रही है, तो रांची से एक रास्ता बन रहे थे नेत्रहाट के लिए। कहीं पर मैं लिख देता हूँ, नेत्रहाट को एक विश्राम नगर के रूप में ये लोग विकसित कर रहे थे। तो उस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता को जोड़ा जा रहा था। तो इस क्रम में वहाँ पर काम करने के लिए कई मजदूरों की आवश्यकता थी। तो ये जो अंग्रेज़ थे जमींदारों के माध्यम से, महाजनों के माध्यम से ये लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, विशेष करके ये जो उरांव बेल्ट था, तो उरांव लोगों को ये लोग मजदूरी करवाते थे। और मजदूरी के बदले में उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनसे बेगारी लिया जाता था। तो इससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस तरह से कई परिस्थितियाँ थी। ऊपर से ये लोग कई तरह के जो सामाजिक बुराई है उससे भी जकड़े हुए थे। कई तरह के भूत प्रेत इत्यादि को भी वे लोग मानते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो यहाँ का जो उरांव का जो समाज था वो बहुत ही अस्त व्यस्त था। तो इस चीज़ को देखते हुए जतरा उरांव मनन चिंतन इत्यादि करते थे। और जब इस तरह का उनको दर्शन हुआ तब जाके इन्होंने धर्म के नाम पर उरांव लोगों को संगठित करना शुरू किया। और धीरे धीरे लोग जो थे वे इनके नेतृत्व में आने भी लगे। और इसके लिए कई तरह की प्रार्थना सभाएं होती थी और वो रात रात भर तक चलता था। तो इससे जमींदार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। हालांकि अंग्रेज़ों को उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे वे लोग संगठित हो रहे थे और ये जो आंदोलन था गुमला प्रखंड में, गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड का क्षेत्र में तो था ही, रांची के मांडर के क्षेत्र में था, सिसई के क्षेत्र में, पालकोट के क्षेत्र में, गुमला के क्षेत्रों में ये बहुत ही ज़्यादा ये तेज़ी से फैला, लोग संगठित होने लगे। और ऐसा माना जाता है कि इनका ये जो आंदोलन का जो प्रभाव पलामू तक चला गया।
है ना, पलामू तक चला गया, सुरगुजा तक चला गया। और वहाँ के जो लोग थे, है ना, उरांव भगत लोग जो थे, उन्होंने राजा से भी मिला और उन्होंने जो राजतंत्र था, राजा का जो शासन था, उसको समाप्त करने के लिए भी कहा। और उन्होंने कहा कि वे लोग किसी तरह का कर नहीं देना चाहते हैं, इस तरह की बातें की। हालांकि उनकी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया और ऐसे में वे लोग फिर से संगठित होना शुरू किए। और इस तरह से ये लोग यहाँ पर जैसे जादू टोना को ये लोग बंद कर दिए, मांस मछली का सेवन करना बंद कर दिए, ये लोग खेतीबाड़ी करना भी, मतलब पशुओं के माध्यम से खेतीबाड़ी करना को भी बंद कर दिए। और उन्होंने कर देने से भी साफ इनकार कर दिया। और नशापान को भी इन्होंने छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उनका जो वेशभूषा था उन्होंने भी रंगीले कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं कि धार्मिक बदलाव आया, सामाजिक बदलाव आया इनके नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही इस तरह के हरकतें होने लगी, लोग संगठित होने लगे, तो वैसे में जतरा उरांव एवं उनके सहयोगियों को कैद कर लिया गया। और कैद करने के बाद में उनको 1 साल की सज़ा हुई। और सज़ा के उपरांत उनको बोला गया कि हिदायत देते हुए छोड़ा गया कि अब के बाद में आप इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, इसलिए जेल से निकलने के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी यह आंदोलन लगातार चलता है। कुछ नामों को जानना जरूरी है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ। जैसे कि मैं बता रहा था कि मांडर महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मांडर के क्षेत्र में शिबू भगत, ऐसा बोला जाता था कि इनका पुनर्जन्म भी हुआ था, है ना। तो शिबू भगत, ऐसा बोला जाता है कि बाद में इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको मांस ग्रहण करने का भी इन्होंने मतलब कि अलाउ कर दिया था। और एक जो नाम था वह था भिखू भगत। भिखू भगत के जो अनुयायी थे, ऐसा बोला जाता है कि ये विष्णु के पुजारी थे, है ना। इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि विष्णु भगत संप्रदाय ऐसा करके भी क्या नाम आता है। तो इस तरह से। और एक थे बलराम, इन्होंने बलि प्रथा को अंत करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया था, है ना। पशु बलि का इन्होंने बहुत ही, या तो कहेंगे इसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, मतलब जो कि इनके नेतृत्व में आंदोलन चलता है। और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के, जतरा उरांव की मृत्यु के बाद भी यह आंदोलन लगातार चलता रहा। और बाद में जब महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ, महात्मा गांधी का जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, तो ये महात्मा गांधी के पक्के समर्थक बन गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि महात्मा गांधी जो है वो जतरा उरांव का ही ये मतलब कि उनका पुनर्जन्म हुआ है महात्मा गांधी के रूप में, क्योंकि इनके सिद्धांत भी मिलते थे। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के, या तो कहेंगे उसी दिन में उनका जन्म भी हुआ, इसलिए 2 अक्टूबर को जहां हम महात्मा गांधी का जयंती मनाते हैं, तो उसी दिन ये जो जतरा उरांव है उसका भी जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि उसके डेट को लेकर कन्फ्यूजन है, लेकिन उसी दिन मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जब राजनीति में आए तो इन्होंने इनको उनका जो गांधी टोपी था, उसके बाद में वो लोग जो शंख बजाते हुए चलते थे, घंटी बजाते हुए चलते थे, तो उनका जो सादगी वाला जीवन है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। इसलिए कभी कभी सवाल में आता है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे। तो आप लोग को याद करना होगा कि ये टाना भगत लोग थे, है ना। और चूँकि महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस का उस समय हर वर्ष एक महाअधिवेशन होता था। तो उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए ये लोग पैदल ही ये लोग कराची चले जाते थे, गया चले जाते थे, यहाँ तक कि बारदोली तक भी
ये लोग गए थे और बारदोली में जो एक संग्राम हुआ था, है ना, कर ना देने की बात कही थी, ये जो आंदोलन चला था सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में, तो ऑटोमेटिक इन्होंने अपने क्षेत्र में भी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से जो शुरुआत में ये जो एक धार्मिक आंदोलन था, हालांकि धार्मिक आंदोलन में पूर्ण रूप से वे लोग सफल तो नहीं होते हैं, लेकिन इसी आंदोलन के तहत ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़ जाते हैं। आप लोग कभी कभी पूछा जा सकता है जर्मन बाबा, ऐसा बोला जाता है कि जर्मन के जो वहाँ के जो शासक थे उस समय बहुत ही सफल हो रहे थे, या तो बहुत ही चर्चा थी उसकी, तो पता नहीं कैसे, लेकिन ये लोग जर्मन बाबा या तो वहाँ के जो शासक थे उसको वे लोग अपना मसीहा की तरह देखने लगे थे, है ना, और इसीलिए वे लोग अपने प्रार्थना में जर्मन बाबा का भी मतलब कि जाप करते थे, हम कह सकते हैं, या तो उनको भी पुकारते थे मसीहा के तौर पे। तो इस तरह से ये जो एक जनजातीय आंदोलन था वो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाता है। हालांकि तब तक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, जमींदारों ने उनकी ज़मीनों को हड़प लिया था। इससे जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने इनके ज़मीन को वापस करने के लिए कई अधिवेशन लाए और उसको वापस करने का प्रयास भी किया, हालांकि उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं हुई। और ये जो टाना भगत हैं आज भी मांडर के क्षेत्रों में, बिशुनपुर के क्षेत्रों में आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। देखने के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।